ओके। हेलो। हेलो। मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है आप लोगों को तो यस टाइप करें। ओके। हेलो एवरीवन। जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक नया यूनिट है तो सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम स्टार्ट करें नया चैप्टर। जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में हम लोग, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन करें। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, इसका फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था गेगेनबर्ग, ठीक है। गेगेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्क्राइब किया था। देखते हैं आगे इसकी जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सीवेंट्रल होती है और इनकी बॉडी फ्लैट होती है। प्लेटी मीन्स, प्लेटी का मतलब ही होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म, ठीक है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। तो इनको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सोवेंट्रली होती है और चपटी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर्स क्लियर है सभी को? प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। तो इनको हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, मोस्टली एंडोपैरासाइट फंड इन एनिमल्स, ठीक है। तो इसकी अधिकतर स्पीशीज क्या होती हैं? अधिकतर स्पीशीज एंडोपैरासाइट होती हैं। इसकी अधिकांश स्पीशीज क्या होती हैं? एंडोपैरासाइट होती हैं। किसी ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्टोपैरासाइट नहीं होते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फंड इन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में ये एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो कई सारे पैरासाइट पैरासाइट हैं और इनका होस्ट क्या है? ह्यूमंस है। तो इंसानों के अंदर भी ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है। इसकी लगभग 3000 स्पीशीज ज्ञात हैं, ठीक है। 3000 स्पीशीज इसकी ज्ञात हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई हैं, थोड़े से आंकड़े का फर्क चलेगा। फ्यू आर फ्री लिविंग एक्वाटिक, तो अधिकतर क्या कहा हमने? अधिकतर एंडोपैरासाइट होंगे, लेकिन कुछ कैसे होते हैं? कुछ फ्री लिविंग होते हैं। और फ्री लिविंग में कुछ कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट और कुछ फ्री लिविंग, और ये मोस्टली एक्वाटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी जो सिमेट्री होती है वह कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा पोरीफेरा के बारे में, ठीक है। तो वो कैसा था? रेडियल सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे। तो इस तरह से इसमें क्या बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। और बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। बायलेटरल बॉडी प्लांट सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर क्या होंगे? इसमें पाए जाएंगे। 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे। और वो 3 जर्म लेयर कौन कौन से थे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हम क्या क्या देखें? इससे पहले हमने देखा पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या पाया जा रहा था?
टिश्यू, ठीक है, टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑर्गन ग्रेड का, ऑर्गन ग्रेड का क्या पाया जा रहा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में हमने देखा था। और ठीक है, हाइड्रा वगैरह डिस्कस किए तो उसमें ठीक है टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, तो बहुत सारे लोकोमोटरी, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गन क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ठीक है इनको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में, ठीक है, ये पैरासाइट की तरह पाए जा रहे हैं। और पैरासाइट की तरह पाए जा रहे हैं तो ये कहाँ होंगे, ठीक है, इंसान में या फिर कोई भी एनिमल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर वो, ठीक है, इस यहाँ एनिमल में चले गए और यहाँ पर ये स्थिर रहेंगे, और स्थिर रहकर एनिमल का ही जो भी फूड मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये पैरासाइट की तरह, इसलिए इसमें लोकोमोशन के लिए अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बट एडहेसिव ऑर्गन लाइक सकर्स, हुक एटसेट्रा प्रेजेंट इन पैरासाइट फॉर्म। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। जैसे एडहेसिव ऑर्गन की बात करें तो सकर्स, हुक इत्यादि पाए जा रहे हैं इन पैरासाइट्स में। मीन्स इन पैरासाइट को क्या करना है, पैरासाइट क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पैरासाइट हैं तो ये पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म से जाकर जुड़ेंगे, उसके अंदर घुसे जाकर रहेंगे। तो इसमें चिपकने के लिए क्या पाया जाता है, हुक वगैरह पाई जाती है। ठीक है, और फूड मटेरियल को ईट करने के लिए सकर, ठीक है, सकर वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एपिडर्मिस समटाइम्स सिलिएटेड, और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कभी कभी सिलिएटेड, उसमें सिलिया पाया जाता है। तो इन सिलिया के थ्रू जनरली ये मूवमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट के लिए नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से ट्रैवल करने के लिए नहीं, बल्कि शॉर्ट मूवमेंट के लिए एपिडर्मिस पर कभी कभी सिलिया पाया जाता है। ऑन बॉडी वॉल ऑफ पैरासाइट एनिमल्स on body wall of parasite animals a thick cuticle present which protect parasite from digestive enzyme of host। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पैरासाइट होते हैं, इन पैरासाइट के जो बॉडी वॉल होते हैं या एपिडर्मिस होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और ये क्यूटिकल क्या करता है, पैरासाइट को डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। अब इसको कैसे समझोगे, इसको इस तरह से समझना है आप, जैसे ये पैरासाइट है, ठीक है, ये क्या है, एक पैरासाइट। ये पैरासाइट जब ह्यूमन में एंटर करेगा, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह हैं, तो ये एंजाइम इसको आसानी से किल कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये पैरासाइट की तरह काम नहीं कर, यहाँ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या करते हैं, इसके जो ये आउटर, ठीक है, एपिडर्मिस होता है, इसमें क्यूटिकल पाया जाता है, और क्यूटिकल कैसी होती है, मोटी होती है। और मोटी क्यूटिकल होने के कारण, ठीक है, मोटी क्यूटिकल होने के कारण क्या करते हैं, बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, और ये आसानी से क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडी में सरवाइव करते हैं। मसल्स इन बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल, तो इनकी जो बॉडी वॉल में जो मसल्स पाए जाते हैं वो, ठीक है, मीजोडर्मल मसल होते हैं, मीजोडर्म से डेराइव्ड सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वही पाए जाते हैं। बिलो द एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल फंड, क्या बोल रहे हैं, बिलो द एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस लेयर होता है, एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल, 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। क्लियर। दे आर एसिलोमेट, ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, मीन्स इसमें सिलोम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एसिलोमेट होते हैं। इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन सॉलिड लूज मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइमा प्रेजेंट, लेकिन क्या होता है, ठीक है, जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गन के बीच में एक लूज मेसोडर्मल टिश्यू का बना हुआ ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा बोलते हैं। एसिलोम तो नहीं पाया जाता है, लेकिन
बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में एक मेसोडर्मल टिश्यू का बना हुआ सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेसेनकाइमा। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, एक्सक्रीशन अकर थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल आर सोलेनोसाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इसको एकदम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है प्लेटीहेलमिन्थेस की, ये विशेषता है कि इसमें क्या पाई जाती हैं, फ्लेम सेल। तो एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, इनमें एक स्पेशल प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स या इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनोसाइट, ठीक है, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं और इन सोलेनोसाइट को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है किसकी, प्लेटीहेलमिन्थेस की। इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है या सोलेनोसाइट्स कहा जाता है, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। दे आल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, और न केवल ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट, बल्कि बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में इनका विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो हमने इससे बहुत पहले पढ़ा था कि अलग अलग टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाए जाते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या है कि इसमें माउथ तो पाया जाएगा लेकिन एनस नहीं पाया जाएगा, एंड विदाउट एनस। यहाँ देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है कि एनस नहीं पाया जाता है, विदाउट एनस। इन टैपवार्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंस, और टैपवार्म की अगर हम लोग बात करें तो टैपवार्म में तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो एब्सेंट होता है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही नहीं जाता है। तो ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं फूड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड को, उनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उनको ईट करते हैं, तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो ये क्या करते हैं, जो होस्ट होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बॉडी सरफेस से सीधे एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, ठीक है। टैपवार्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, टैपवार्म की हम लोग अगर बात करें तो टैपवार्म में होता क्या है कि बॉडी सरफेस से, तो सपोज ये होस्ट प्लांट, ये होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट सेल है, इसी के अंदर क्या है, ये पैरासाइट है, टैपवार्म है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो फूड होगा इसके अंदर, ये जो फूड बनाएगा उसी को क्या करेगा, सिंपली ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर, स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, टोटली इसमें अनुपस्थित होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के अधिकतर मेंबर्स में। टोटल ये चीज़ें एब्सेंट, ठीक है। स्केलेटन एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। तो फिर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, जब ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, सर्कुलेशन कैसा होगा ब्लड का, या फिर जो भी लिक्विड इसमें पाया जा रहा है उसका सर्कुलेशन कैसे होगा, तो दे रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये बॉडी सरफेस के, ठीक है, सामान्य शारीरिक सतह से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो इनके बॉडी सरफेस से गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये अंदर जाएगा और गैस इस तरह से बाहर आएगी बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अकर इन एंडोपैरासाइट। तो इन जो एंडोपैरासाइट होता है उसमें रेस्पिरेशन होता है और मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम लेडर लाइक कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका नर्वस सिस्टम में, और जिसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे नर्व रिंग पाए जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, लेडर लाइक होता है और इसमें नर्व रिंग पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, मतलब बिखरे हुए इस तरह से नर्व फाइबर बिखरे बिखरे रहते हैं। सेक्स आर नॉट सेपरेट
बाइसेक्सुअल, तो सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल इसमें अलग से नहीं होते हैं, कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। इस चीज़ और याद रखना कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है, मीन्स मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मतलब ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा में बी वन आर मेनी, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट मतलब बहुत सारे लार्वा बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लार्वल स्टेज के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग जब, ठीक है, पहले लार्वा बनेगा, फिर दूसरा लार्वा बनेगा, फिर तीसरा लार्वा, तो इस तरह से बहुत सारे लार्वा बनने के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीधा, ठीक है, एम्ब्रियो अपने आप में कंप्लीट क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सम मेंबर हैव हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, तो इससे कुछ सदस्य होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। हम जानते हैं कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जितने भी लोअर एनिमल हैं, उनमें रीजनरेशन की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, जो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन बोल सकते हैं, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया है कि उदाहरण है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो डुजेशिया, ठीक है, डुजेशिया या प्लेनेरिया, ये कुछ मेंबर हैं, कुछ प्लेटीहेलमिन्थेस के उदाहरण हैं जिसको हम लोग प्लेनेरिया बोलते हैं। और ये कौन से क्लास, तो क्लास टर्बिलेरिया क्लास से बिलोंग करता है, कौन, प्लेनेरिया। ठीक है, फ्रेश वाटर्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नक्टोरनल होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तो दोनों मेथड के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ये लोग क्या करते हैं, बर्डिंग के थ्रू करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होता है। तो आई होप ये जनरल कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट स्लाइड, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब हम लोग कुछ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स को देखते हैं कि कुछ मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कुछ मेंबर होते हैं। तो जैसे कि फैसियोला, ठीक है, फैसियोला क्या है, फैसियोला एक मेंबर है प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। ठीक, फैसियोला को हम लोग लीवर फ्लूक के भी नाम से जाने जाते हैं। और एक क्लास ट्रेमिडेटा से बिलोंग करता है, कौन सा क्लास, ट्रेमिडेटा से बिलोंग करता है, कौन, फैसियोला। अगर इसकी बात की जाए तो ठीक है, ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। फैसियोला कैसा होता है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। मींस डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट किसको बोलेंगे कि इसको 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम लोग डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट बोलते हैं। फर्स्ट होस्ट होता है या फिर जो प्राइमरी होस्ट होता है वो शीप होता है, भेड़ होता है, भेड़ के अंदर ये अपना प्राइमरी होस्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। उसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है, मीन्स घोंघा। ठीक है, तो 2 होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट होस्ट हो गया सीप और सेकंड होस्ट हो गया स्नेल। इस दोनों के अंदर में क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इट कास लिवर रॉट डिसीज, और ये जो फैसियोला या लीवर फ्लूक है वो क्या, कौन सा डिसीज काज करता है, लिवर रॉट डिसीज काज करता है मैमल्स में, एनिमल्स में लिवर रॉट डिसीज काज करता है, जिससे लिवर की रॉटिंग होने लगती है। इट शोज मेनी लार्वल स्टेजेस, तो ये बहुत सारे लार्वल स्टेजेस क्या करता है, शो करता है, बहुत सारे लार्वल स्टेज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, मिराशीडियम एंटर्स इनटू स्नेल बॉडी, तो
मीरासीडियम क्या है? मीरासीडियम एक लार्वल स्टेज का नाम है और ये मीरासीडियम स्टेज में क्या करता है, ये स्नेल की बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, अलग अलग क्या होता है यहाँ पर स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेज? मीरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडिया, ठीक है, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो इस चीज़ को याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 5 इस मेन स्टेजेस पाई जाती हैं, 5 मेन लार्वल स्टेजेस। कौन कौन सा? एम, एस, आर, सी, एम, एम, एस, आर, सी, एम, बिल्कुल याद रखना और सीक्वेंस वाइज। ठीक है, मीरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडिया, सर्कारिया, मेटासर्कारिया। तो ये 5 इसके लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। और मेटासर्केरिया क्या होता है? मेटासर्केरिया ही इन्फेक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सीप। तो सीप में कौन सा स्टेज इन्फेक्शन करता है? तो याद रखना मेटासीरिया स्टेज सीप में इन्फेक्शन करता है, यानी सेकेंडरी होस्ट में। और प्राइमरी होस्ट में कौन सा स्टेज, ठीक, कौन सा लार्वा? तो मीरासीडियम लार्वा एंटर करता है। ठीक है, ये तो होगा फैसियोला के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टोमा के बारे में। सिस्टोमा के बारे में नेक्स्ट एग्जांपल है सिस्टोमा। ठीक है, सिस्टोमा जिसको हम लोग ब्लड फ्लू के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। ठीक है, और ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो क्लास ट्रेमाडेटा से बिलोंग करता है। कौन से क्लास? तो ट्रेमाडेटा से बिलोंग करता है सिस्टोमा, जिसको हम लोग ब्लड फ्लू के नाम से जाना जाता है। और ह्यूमन में ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, हाँ, ह्यूमन के अंदर क्या करते हैं? डिसीज काज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइमरी होस्ट के बारे में, तो ये भी क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है। तो ये भी कैसा होता है? ये भी एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट इंसान होता है, मेन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है ग्रोइंग सेल। ठीक है, जो स्नेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ये भी डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट और मेनली ह्यूमन के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर हम लोग लार्वल स्टेज की बात करें, इसके लार्वल स्टेज की, तो 3 स्टेजेस पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, 5 स्टेजेस नहीं पाई जाती हैं। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया, 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया, 3 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, पैरागोनिमस। ठीक है, इसकी जो एक पैरागोनिमस इसको बोल रहे हैं, पैरागोनिज्म लंग फ्लूइक वार्म। ठीक है, 2 इसके मेंबर्स पाए जाते हैं अलग अलग क्लास के। ठीक है, पैरागोनिमस जिसको बोल रहे हैं पैरागोनिमस लंग फ्लूइक वार्म होता है, जो कि क्लास ट्रेमाडेटा से बिलोंग करता है। और दूसरा टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम जिसको हम लोग पोर्क टैक वार्म बोलते हैं। और ये क्लास, ठीक है, क्लास कौन से बिलोंग करता है? सेटिडा से बिलोंग करता है ये। ठीक है, सेटिडा से बिलोंग करता है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को आप एकदम याद रखना, जिसको पोर्क टैप वार्म बोलते हैं और क्लास, ठीक है, सेटिडा से बिलोंग करता है। अगर हम लोग टीनिया सोलियम की बात करें, ठीक है, टीनिया सोलियम की बात करें हम लोग, तो टीनिया सोलियम भी क्या होता है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। और इसके 2 होस्ट होते हैं। फर्स्ट होस्ट जिस प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या होता है? मेन होता है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? पिग होता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं टीनिया सोलियम की। किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम का भी क्या होता है? ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। तो इसका भी डेवलपमेंट कई लार्वल स्टेज में होता है। ठीक है, ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वार्म एंड सिस्टेरस। तो ये क्या है? ये अलग अलग लार्वल स्टेज है। तो फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा, थर्ड लार्वा और फोर्थ लार्वा। फोर्थ लार्वल स्टेज के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये इन लार्वल स्टेज को आप बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मेन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्टीरस लार्वा। तो मेन में इन्फेक्शन कैसा होता है? तो मेंस में इन्फेक्शन कैसे का, जो अंडर कुक्ड पोर्क वगैरह होते हैं, अंडर कुक्ड पोर्क, तो उसके थ्रू क्या होता है? ये फैलता है। अंडर कुक्ड पोर्क में सिस्टीरस लार्वा पाए जाते हैं और यही सिस्टीरस लार्वा इन्फेक्टिव एजेंट होता है। इट कासेस टीनियसिस। और ह्यूमंस में ये कौन सा डिसीज़ काज करता है? तो ये टीनियसिस डिसीज़ काज करता है। क्लियर?
ओके, यहाँ एक चीज़ नोट डाउन करने वाली बात है कि बॉडी ऑफ टैप वार्म सेगमेंटेड। तो टैप वार्म की अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, कई सारे सेगमेंट की बनी होती है। और इन्हीं सेगमेंटेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, इसी सेगमेंटेड बॉडी वार्म, जो टैप वार्म होता है उसकी जो बॉडी वार्म है वो सेगमेंटेड है, इसलिए सेगमेंटेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स। एक और एग्जांपल है टीनिया सैजिनेटा। ठीक है, टीनिया सैजिनेटा एक और एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थेस का। ठीक है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं बीफ टैप वार्म। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीफ टैप वार्म के बारे में बोलते हैं। ये भी डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। इसका प्राइमरी सेट मेन होता, प्राइमरी होस्ट मेन होता है और सेकेंडरी होस्ट कैटल होता है। क्लियर। बीफ टैप वार्म इंसेक्ट बीफ ईटिंग पॉपुलेशन। कैसा होता है ये बीफ टैप वार्म इंसेक्ट बीफ ईटिंग पॉपुलेशन में पाया जाता है। और जो बीफ ईटिंग पॉपुलेशन होते हैं और जब हम लोग बीफ ईट करते हैं तो ये क्या करते हैं, डिसीज काज करते हैं। ठीक है, तो ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। 1 मिनट, क्या टेक्निकल ग्लिचेस है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। किसका क्लासिफिकेशन, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या हो रहा है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। 1 मिनट। ओके, क्लियर नाउ। हाँ, तो इसको तीन, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को। कौन कौन से, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा। 3 क्लासेस हमने देखा, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा। यहाँ पर हमने अलग अलग मेंबर भी देखा जहाँ, ठीक है, फैसियोला ट्रेमेटोडा से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, ब्लड फ्लू या सिस्टोमा बोल रहे थे, वो भी क्लास ट्रेमाटोडा से। ठीक है, ट्रेमाटोडा, और हमने सिस्टोडा के मेंबर भी देखे कुछ। क्लियर। यहाँ पर हम अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के। तो फर्स्ट क्लास है टर्बुलेरिया। ठीक है, टर्बुलेरिया पहला क्लास कौन सा है, टर्बुलेरिया। मोस्टली फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो अधिकतर इस ग्रुप के, इस मेंबर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, याद रखना, फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। हुक्स एंड सकर आर यूजुअली एब्सेंट। तो याद रखना इस चीज़, हुक्स और सकर। ठीक है, जो हुक्स हैं और जो सकर्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। हुक्स एंड सकर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और क्यों अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है मतलब ये अपने आप से भोजन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनको, ठीक है, होस्ट की बॉडी से या फिर किसी की दूसरे की बॉडी से फूड सक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो प्लेनेरिया, ठीक है, बाइपेलम, ऑक्टोप्लेना, ठीक है, नोटोप्लेना, ये क्या है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें से प्लेनेरिया ही बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको याद रखना है। सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं तो सेकेंड क्लास कौन सा, ट्रेमाटोडा। ठीक है, तो ट्रेमाटोडा के अधिकतर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। अधिकतर जो इसके जीव होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड लीफ लाइक। और इसकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रली होती है, फ्लैट एंड लीफ लाइक होती है। ठीक है, फ्लैट लीफ लाइक, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फीता कृमि भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या बोला, फीता कृमि क्यों बोलते हैं।
हुक एंड सकर आर प्रेजेंट, तो इसमें हुक और सकर प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? हुक प्रेजेंट है, सकर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ क्या है, अधिकतर क्या है, इसमें पैरासाइट हैं और पैरासाइट हैं, तो हुक और सकर की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फैसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, फैसियोला हिपैटिका जिसको लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, और डिप्लोजोआंस। तो आप हर एक क्लास का कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखोगे। थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास है सिस्टोडा। तो सिस्टोडा के जो सारे के सारे, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ये इनमें अधिकतर मीन्स 99.9% मेंबर इसके कैसे होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, वो होते हैं 99.9% मेंबर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। और चूंकि ये परजीवी होते हैं इसमें, इसलिए इसमें क्या पाए जाएंगे, हुक्स और सकर पाए जाएंगे, प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली होती है, फ्लैट एंड होती है, टैप लाइक की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों एब्सेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये होस्ट एनिमल से, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सक करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है, जिसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया की स्पीसीज़ हैं, जिसको टैपवान बोला जाता है। ठीक है, और ये, ठीक है, कन्वोलुटा और इकाइनोप्रोथ्रियम, ये स्पीशीज़ हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ स्टडी कर लेते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट्स में ही, इनकी तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो और पता चल जाए। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास है अलग अलग 3 क्लासेस, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा, ये 3 अलग अलग क्लासेस हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं और इसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर इनकी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवाज़ के बारे में। 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवाज़ के बारे में। हाँ, 1 मिनट। आवाज़ देखते हैं, इसकी कंपैरेटिव स्टडी। तो ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी, ठीक है, टर्बिलेरिया के जितने भी अधिकतर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। वहीं अगर ट्रेमाटोडा की बात करें तो ट्रेमाटोडा के जो अधिकतर मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने देखा था कि पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, सारे नहीं होते हैं लेकिन अधिकतर मेंबर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। वहीं सिस्टोडा के जो 99% ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, वो पैरासिटिक थे। ठीक है, परजीवी थे वो। देह खंड की बात करें या बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो इनमें बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। किसमें? टर्बिलेरिया में बॉडी सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। वहीं ट्रेमाटोडा में क्या होता है, यहाँ पर भी बॉडी सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है। लेकिन जो सिस्टोडा के मेंबर होते हैं उनमें बॉडी सेगमेंटेशन या देह खंड पाया जाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, इन बॉडी सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि बॉडी सेगमेंट किस में प्रेजेंट होता है और या प्रोग्लोटिड्स की स्ट्रक्चर कहाँ पे पाई जाती है, कौन से मेंबर में। तो सिस्टोडा में क्या पाया जाता है, बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इन एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होता है टर्बिलेरिया में, ठीक है, ट्रेमाटोडा में भी उपस्थित होता है और अनुपस्थित होता है कहाँ पर, सिस्टोडा में। तो ऐसा क्यों, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल क्यों? हमने देखा था ये कैसे थे, फ्री लिविंग थे। ठीक है, तो फ्री लिविंग थे तो इनको क्या करना चाहिए, अपना, ठीक है, फूड को खुद ही क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और इसको ईट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट थे। यहाँ पर भी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि अधिकांश जीव तो यहाँ पर पैरासाइट हैं, लेकिन कुछ क्या है, कुछ फ्री लिविंग है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट थे। और यहाँ पर टोटली एब्सेंट हैं एलिमेंट्री कैनाल, कौन, सिस्टोडा में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ के जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म क्या हैं, अधिकतर क्या, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हैं।
और पैरासाइट होने के कारण इनको ये क्या करते हैं, होस्ट से सकर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड या न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रेप्टाइड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेप्टाइड्स। अब रेप्टाइड्स क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। रेप्टाइड्स क्या होते हैं? रेप्टाइड्स टर्बिलेरिया में पाए जाने वाले, टर्बिलेरिया के मेंबर में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो किसमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेन काम यहाँ ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इन्हीं ये छड़ आकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्टाइड्स। ठीक है, डाइजेशन और एक्सक्रीशन में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइड्स। क्लियर? तो रेप्टाइड्स पता चल गया। तो इसमें उपस्थित होगा, इसमें अनुपस्थित होगा, किसमें? ट्रेमाटोडा में, और फिर से इसमें भी अनुपस्थित होगा, सिस्टोडा में। तो रेप्टाइड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसको भी याद रखना, ठीक है, टर्बिलेरिया में रेप्टाइड्स पाए जाते हैं। बात करें इनके एपिडर्मिस की, तो इनकी एपिडर्मिस क्या होती है? सिलिका युक्त होती है। ठीक है, सिलिका युक्त एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, सिलिया युक्त, नॉट सिलिका, सॉरी। ठीक है, सिलिया युक्त मतलब फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री लिविंग है तो इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर फ्लैजिला पाए जाएंगे तो फ्लैजिला के थ्रू क्या करेंगे? ये मूवमेंट करेंगे। फ्लैजिला के थ्रू क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं। क्योंकि फ्री लिविंग है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको मूव करना पड़ेगा, फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और दूसरे कारणों के लिए। इसमें क्या हो रहा है? अनुपस्थित। ठीक है, सिलिया क्या है? अनुपस्थित। सिलिया इसमें अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें भी सिलिया क्या होते हैं? सिस्टोडा में एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। स्कोलेक्स व चूसक। ठीक है, स्कोलेक्स या इसी को हम लोग बात करें, चूसक की बात करें, जिसको हम लोग होस्टोरिया बोल रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि ये अपना भोजन खुद फ्री लिविंग होते हैं तो खुद बनाते हैं अपना फूड मटेरियल, खुद ठीक है पकड़ते हैं ये, इसलिए अनुपस्थित होता है। इसमें चूसक क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन स्कोलेक्स अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, ट्रेमाटोडा में चूसक तो उपस्थित है लेकिन स्कोलेक्स अनुपस्थित है। इसमें दोनों प्रेजेंट हैं, स्कोलेक्स भी और चूसक भी, जिसको हम लोग बोल रहे थे ना। ठीक है, सकर्स। ठीक है, सकर्स भी प्रेजेंट हैं और स्कोलेक्स दोनों यहाँ पर क्या हैं? उपस्थित हैं। और जबकि यहाँ पर ठीक है सकर्स प्रेजेंट हैं लेकिन स्कोलेक्स एब्सेंट हैं। अब क्रीमी, तो इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो चूंकि हम प्लेटीहेल्मिंथस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रीमी होते हैं, और अलग अलग टाइप्स के क्रीमी या वर्म्स बोल सकते हो, वर्म्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के वर्म्स इनको बोला जाते हैं। तो टर्बिलेरिया को भंवर क्रीमी के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग ठीक है फैडी वर्म के नाम, फैडिन ईडी वर्म के नाम से जानते हैं। कौन से वर्म? ईडी वर्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भंवर क्रीमी। ठीक है, इसको फैडी वर्म या ईडी वर्म के नाम से जाना जाता है। जबकि ट्रेमाटोडा के जो मेंबर होते हैं इनको फ्लूक, ठीक है, पर्ण कृमि के नाम से जाना जाता है। ठीक, पर्ण कृमि, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बताया था तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ट्रेमाटोडा के जो मेंबर होते हैं इसको हम लोग फीता कृमि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्ण कृमि बोलते हैं। ठीक है, पर्ण कृमि, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? पर्ण कृमि या फ्लूक्स बोलते हैं। और जो सेस्टोडा के मेंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टैप वार्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीता कृमि। क्लियर है? अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ट्रेमाटोडा के जो मेंबर होते हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जो फ्लैट वार्म सिस्टोडा के मेंबर होते हैं इनमें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ओंकोस्फीयर, ठीक है, सिस्टीरस, हेक्साकैंथ, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे लार्वल स्टेज हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमने देखा था कि अलग अलग लार्वल स्टेज पाए जाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, ट्रेमाटोडा में हमने देखा था कि स्पोरोसिस्ट, रेडिया, ठीक है, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये सारे स्टेजेस थे। और हमने यहाँ भी देखा था सिस्टोडा के जो मेंबर थे, जिस सिस्टोडा का जो मेंबर थे उनमें भी हमने देखा था कि अलग अलग स्टेजेस पाए जा रहे थे, ओंकोस्फीयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म एंड सिस्टीरस लार्वा। तो ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग लार्वल स्टेज हैं जिसके थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें तो
टर्बिलेरिया का फेमस एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसको ड्यूजेसिया भी कहा जाता है। और इस प्लेनेरिया में बहुत ही क्या पाया जाता है, पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, जिसको ड्यूजेसिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रेमाटोडा के मेंबर की, तो ये फैसियोला हिपेटिका, ठीक है, फैसियोला हिपेटिका इसका एग्जाम्पल है, जिसको लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इसका 2 होस्ट होता है, शीप होता है और स्लेन होता है, हमने देखा था डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। फैसियोला सिस्टोमा, जिसको ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पेरागोनिगेमस, ठीक है, पेरागोनिमस, जिसको लंग फ्लूक के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल सहित देखा था। पेरागोनिमस, ठीक है, ट्रेमाटोडा का मेंबर होता है। अगर हम लोग बात करें सिस्टोडा की मेंबर की, तो सिस्टोडा में टीनिया सोलियम, जिसको पोर्क वार्म या टैप वार्म बोला जाता है, ठीक है। पोर्क हम लोग किसको बोलते हैं, जो क्या कहना चाहिए, पोर्क हम लोग किसको बोलते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं। पोर्क पिग, ठीक है, सुअर के मांस को पोर्क बोला जाता है, तो पोर्क इनमें, ठीक है। तो सुअर्स में और स्नैल में, पिग में क्या करते हैं, इसका टीनिया सोलियम का होस्ट साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल। टीनिया सेजिनेटा, बीफ टैप वार्म, ठीक है। तो टीनिया सोलियम ये क्या करते हैं, ह्यूमंस में भी इन्फेक्टिव एजेंट हैं, ठीक है, ह्यूमन में। और टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल 2 में चलता है, कहाँ कहाँ, मेन में और पिग में, सुअर में और पिग में, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल पिग में और मेन में, जबकि टीनिया सेजिनेटा का लाइफ साइकिल, ठीक है, पिग में चलता है और स्नैल में चलता है। तो ये सारे क्या थे, ये क्लासिफिकेशन में हमने 3 क्लासेस देखे और तीनों क्लासेस का हमने कंपेरेटिव स्टडी किया और इनके क्लासिफिकेशन को भी देखा, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप स्टडी, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस के अंतर्गत हम लोग टाइप स्टडी पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं पर सारे स्टूडेंट अपना अटेंडेंस देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ और हैं, इसको और सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। आप लोग की ऑनलाइन वाइवा होगा। ऑनलाइन वाइवा मीन्स ओरल टेस्ट, ठीक है, आपका क्या होगा, ओरल टेस्ट होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ओरल टेस्ट के लिए आप सभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम टेबल आपको बताया जाएगा और आपको स्लॉट, और आपकी किसके थ्रू होगी, तो ओरल टेस्ट आपका होगा गूगल मीट या जूम, ठीक है, जूम के थ्रू। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे ग्रुप के स्टूडेंट देखते हो, दोनों ग्रुप के फर्स्ट ईयर के, तो 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या NDLI की वेबसाइट को आपने, तो NDLI की वेबसाइट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यस या नो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट, ठीक है, सही किए रहेंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो यस, और जिन नहीं तो फिर नो। तो ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, सारे क्लास के स्टूडेंट को पूछा जाएगा, और इन सभी के लिए भी मार्किंग है, ध्यान रखना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए भी मार्किंग है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको नेगेटिव उनको 0 मार्क्स हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा उस समय जब आपकी ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट, क्या आप यूट्यूब लेक्चर अटेंड करते हैं, यूट्यूब लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उसमें भी आपको यस या नो का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। और हाँ तो क्यों, वहाँ कारण भी बताना है कि क्यों और कैसे, ठीक है। और कि यूट्यूब लेक्चर अटेंड करते हैं, और कि 2 क्वेश्चन यहाँ, यूट्यूब लेक्चर अटेंड करते हैं और क्या आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है। जो कॉलेज की जो स्टडी होती हैं उन ऑनलाइन पोर्टल को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो यूट्यूब चैनल, 2 क्वेश्चन यहाँ मैं बता दिया कि आप क्या करते हैं, NDLI की वेबसाइट में रजिस्टर हैं या नहीं हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि
क्या आप यूट्यूब लेक्चर अटेंड करते हैं? और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और सारे स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तीनों में उनको यहाँ तीनों में यस 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 होने चाहिए। क्लियर है? सारे स्टूडेंट तीनों यस 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 तीनों में। और बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से। तो 3 कम से कम आप 3 यहाँ से 3 क्वेश्चन तो के आंसर में तो आप सही करो, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट में ठीक है तुम्हारा कम भी, आप लोगों का कम भी होता है तो फिर उसको मेंटेन किया जा सके आप लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? ओके, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे स्टूडेंट को इनको इस चीज़ को इन्फॉर्म कीजिए, आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनको। ओके, थैंक यू।